हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है थंबनेल स्केचिंग। आपने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा होगा, मे बी नहीं भी देखा होगा, कि वो बहुत सारे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाने से पहले कुछ छोटे छोटे स्केचेस वर्क करते हैं, जहां वो एक्सपेरिमेंट्स कर करके देख रहे होते हैं कि उनकी फाइनल पेंटिंग्स कैसे बनेगी। तो इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या उनका मोटिव होता है, वो किस किस तरह की स्टडीज करते हैं और हम किस तरह से स्टडीज कर सकते हैं, हम उस लेवल पे जाने से पहले अपने आप को कैसे शुरू से प्रिपेयर करके चलते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से आखिरी तक आपको देखना है, सारी चीजों को प्रैक्टिस करनी है, सारे नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उनको लिख के रखना है आपको। 9340765188 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना नाम इस नंबर पे मुझे सेंड कर दीजिए ताकि जितनी आने वाली इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आपसे मिस ना हो और आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। सो व्हाट इज थंबनेल स्केचिंग? थंबनेल स्केचिंग होती है जहां हम छोटे छोटे बॉक्सेस बनाते हैं, जो कि स्टार्टिंग हम कर सकते हैं 7x4 के या फिर उससे भी थोड़े बड़े। आप आकार कोई सा भी ले सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, कोई से भी मोड में जो भी आप पेंटिंग्स बना रहे हैं। और इसे हम क्विकली ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पर डिटेलिंग नहीं करते बिल्कुल भी। आपको 5 मिनट से 7 मिनट 10 मिनट इस तरह की स्केचिंग करनी होती है। अलग अलग डिफरेंट लेवल की स्केचिंग हम यहाँ पर करते हैं, जिसमें कॉम्पोजिशन के लेवल पे सबसे पहले देखते हैं कि चीज़ें कहाँ कहाँ प्लेस आएंगी, या फिर हम उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि हम चीज़ों को कहाँ कहाँ चेंजेस कर सकते हैं। अगर कोई लैंडस्केप है मान लो, तो उसमें कोई पेड़ है, उसको हम डिफरेंट जगह में प्लेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब हम अपनी आर्टिस्टिक स्किल को यूज करके अपने जो बेसिक एंड फंडामेंटल हमने सीखे हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और अपने तरीके से स्टडीज करके उन्हें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम वैल्यूज के लेवल पे भी कर सकते हैं कि चीज़ें कितनी लाइट होंगी, चीज़ें कितनी डार्क होंगी। उसमें जो डेप्थ क्रिएट होता है कि हम दूर की चीज़ों को कैसे लाइट दिखा सकते हैं। अगर हमारे रेफरेंस में हमने जो नेचर में गए हम, तो वहाँ लाइटिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन नेचर के कलर्स को compete करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमें खुद से स्टडी करनी होती है कि चीज़ों को हम किस तरह से कहाँ पर प्लेस करेंगे। देखो, ड्राइंग सीखने का अपना अपना सबका एक अलग अलग पर्पस होता है। विदाउट पर्पसिंग कोई ड्राइंग नहीं करता है। 2 तरह के लोग होते हैं, कोई हॉबी के लिए करता है, कोई अपनी मनी अर्निंग के लिए प्रोफेशनली अगर जा रहा है आर्ट की फील्ड में, तो वो भी ड्राइंग की स्किल पे काम करता है। जो हॉबी के लिए करता है उसे प्रोसेस में मज़ा आ रहा होता है, वो कंप्लीट प्रोसेस को एंजॉय करता है, इसलिए कर रहा होता है। बट जो प्रोफेशनली जा रहा होता है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई जा रहा है, कोई मेहंदी आर्ट कर रहा है, कोई टैटू डिज़ाइनिंग कर रहा है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो गैलरीज में अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, वहाँ नेटवर्किंग बना रहे होते हैं, या फिर वो सेलिंग के पर्पज से वहाँ जाते हैं। और हम कमीशन आर्ट वर्क्स भी करते हैं, जिसमें हम एज इट इज़ वर्क्स तो बनाते ही हैं, लेकिन हम उसमें कुछ चेंजेस लाके उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बट इतनी सारी चीज़ें वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। जब आप अपने ड्राइंग के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स पे बहुत सारा काम कर लेते हो, तो ये सारी चीज़ें हमें शुरू से डेवलप करनी होती हैं। इसीलिए हमें रेफरेंस का सिलेक्शन भी साथ साथ ही सीखना होता है जब हम ड्राइंग की शुरुआत करते हैं, ताकि हम आगे चल के अपने सेंस को और अच्छे से डेवलप कर सके। तो अब हम देखते हैं व्हाई एक्सपेरिमेंट्स। हमें ये चेंजेस क्यों लाने होते हैं, क्यों हमें ये सारी चीज़ें स्टडीज करनी होती है? क्योंकि जब हम ऑन द प्रोसेस होते हैं, लर्निंग के प्रोसेस में होते हैं, तब हम कॉपी वर्क करते हैं। वहाँ पर हम कॉपी वर्क ही किया जाता है, एज इट इज़ बनाते हैं हम, ताकि हम अपनी मिस्टेक्स को इजीली फाइंड कर सकें, उसे समझ सकें। बट जब हम गैलरीज में डिस्प्ले करते हैं, अगर वहाँ आप कॉपी वर्क को यूज़ करोगे, तो सामने वाले के अगर वो जान गया कि ये कॉपी वर्क है क्योंकि गूगल से हमने फोटोज ली होंगी, वहाँ पर हमारी इमेज पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए बेसिक्स को क्लियर करने के बाद डिफरेंट लेवल पे स्टडी करना ज़रूरी है। अगर आप एक कलर पेंटिंग बना रहे हो, तो उस कलर पेंटिंग को बनाने से पहले आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी समझोगे कि वैल्यूज़ कहाँ कहाँ आएंगी, कहाँ लाइट होगा, कहाँ डार्क होगा। वो सारी चीज़ों को जब आप समझते हो, तभी आप कलर पे भी काम कर पाते हो। तो इन शॉर्ट कि हम सब्जेक्ट चाहे कोई भी ले, हम पोर्ट्रेट बनाए, लैंडस्केप बनाए, स्टिल लाइफ बनाए, फिगरेटिव्स बनाए,
सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है। हम अगर बड़े लेवल पे कुछ चीज़ क्रिएट करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें छोटे लेवल पे स्टडीज़ करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप एक बड़ी सारी पेंटिंग बना लोगे, आप वहाँ इतना सारा कलर इन्वेस्ट कर रखे हो, तो वहाँ अगर लास्ट में आपको समझ में आता है कि चीज़ें यहाँ की यहाँ पर होनी थी, तो वो गड़बड़ हो जाती है। वही गड़बड़ी ना हो इसलिए हम थंबनेल स्केचिंग करते हैं। इस तरह सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, उसी तरह मीडियम भी मैटर नहीं करता। हम यहाँ पर पेंसिल से करें, चारकोल से करें, वाटर कलर से हम कर सकते हैं स्टडीज़, डिफरेंट मीडियम्स में कर सकते हैं, ऑयल कलर, एक्रिलिक कलर, कोई सा भी कलर कर सकते हैं। कलर पे जाने से पहले हमें ग्रेफाइट पे सीखना चाहिए, चारकोल पे सीखना चाहिए। उसके बाद हम कलर में भी मोनोक्रोम करते हैं पहले, जहाँ पर हम सिर्फ एक कलर को लाइट डार्क करके पूरी पेंटिंग को बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सारी चीज़ें थंबनेल स्केचिंग के बारे में। डेमो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है, मैं एक कमीशन आर्टिस्ट एंड आर्ट टीचर हूँ। ज्योति आर्ट अकेडमी रन करती हूँ, जहाँ मैं छोटे बड़े सभी को ड्राइंग के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग देती हूँ। आई ऑब्जर्व कि बहुत से लोगों को फ्री हैंड ड्राइंग करने में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जिसके कारण वो क्विट कर देते हैं। ग्रोथ ना मिलने पर वो छोड़ देते हैं इस फील्ड को। तो उनके लिए मैंने एक फ्री हैंड मास्टरी करके वर्कबुक बनाई है। 40 पेजेस की वर्कबुक है, जहाँ फ्री हैंड को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हो कि कैसे हमें स्टार्ट करना है, क्या क्या अप्रोचेस हमें करने हैं। उसको आप ले सकते हो, बिल्कुल फ्री है। आप हमारी कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर आप अपना वर्क को सबमिट करके चेक भी करा सकते हो। तो ज्वाइनिंग लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ आप मेरी कम्युनिटी में जुड़ सकते हो और सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। डेमो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक स्टिल लाइफ को सेट कर रही हूँ। मैंने मेरे सराउंडिंग में से, मेरे आसपास में से ही चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं। कुछ जो घर में मेरे अवेलेबल थी उनको मैं सेट करके देख रही हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखने से किस तरह से दिखाई देंगी। तो इस तरह से हमें शुरू से ही करना होता है। जब हम इस तरह से करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक सेंस डेवलप होता है। मैंने यहाँ पर एक लेफ़्ट साइड में एक लाइट का सोर्स भी रखा हुआ है, ताकि यहाँ पर मैं लाइट एंड शेडो की भी प्रैक्टिस कर सकूँ। कि जैसे यहाँ पर लेफ़्ट साइड में लाइट पार्ट आ रहा है, राइट साइड में शेडो पार्ट आ रहा है, और दोनों की फैमिली अलग अलग मुझे दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर मैं थंबनेल स्केचिंग करूँगी इस स्टिल लाइफ की। तो यहाँ पे सिंपल बोर्ड में मैंने पेपर लगाया हुआ है, जो कि अराउंड 100 GSM पेपर है। ज़्यादा मोटा पेपर नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर फाइनल आर्ट वर्क अभी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ। और थंबनेल स्केचिंग की हेल्प से मैं डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। लाइट एंड शेडो की स्टडी मैं यहाँ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं प्लेसमेंट्स करके देख रही हूँ, कॉम्पोजिशन के लेवल पे देख रही हूँ कि मेरे जो बॉक्स में चीज़ें कहाँ पर प्लेस होंगी। क्योंकि जब हम रेफरेंस से करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि चीज़ें कहाँ प्लेस होंगी, बट जब हम लाइव करते हैं तो उसको अपने पेपर पे प्लेस करना, कॉम्पोजिशन के लेवल पे चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। तो जब हम बड़े आकार पे ये सारी चीज़ें करते हैं तब हमें बहुत गड़बड़ी भी हो जाती है हमारी। तो इसीलिए छोटी छोटी थंबनेल स्केचिंग को पहले बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर अब मैं एक दो जो ऑब्जेक्ट है उनको चेंज करके देख रही हूँ कि कैसे ऑब्जेक्ट्स वर्क करते हैं, कि अलग अलग ऑब्जेक्ट रखने से किस तरह की जो कॉम्पोजिशन है वो दिखाई देती है और अच्छा लगता है या नहीं लगता है। ये एक्सपेरिमेंट्स भी मैं बीच बीच में कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर वाटर कलर में भी कुछ करके देखना चाहती हूँ कि वाटर कलर अप्लाई करने से कलर के लेवल पे, क्योंकि जाने से पहले वाटर कलर एक अच्छा मीडियम है कि हम जिसमें स्टडी कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, मैं करना चाहती थी मोनोक्रोम में सिर्फ एक कलर से, बट वो जब कलर पैलेट हाथ में आता है ना, तो फिर वो ऑटोमेटिक इधर उधर कलर चालू हो जाता है करना। बट हमें शुरू में मोनोक्रोम स्टडी ही करनी चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पर चारकोल स्टिक के साथ करके देख रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ डार्क बैकग्राउंड में भी एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि जब बैकग्राउंड डार्क होता है तो जो स्टिल लाइफ है वो थोड़ा उभर के दिखाई देता है। आगे का जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग से दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, सेकंड वाला भी
मुझे कम अच्छा लगा, तो थर्ड वाला मुझे सही लगा है। तो मैं अब इसकी जो फाइनल पेंटिंग बनाऊंगी वो चारकोल मीडियम में बड़े साइज़ की ड्रॉ करूंगी। उस चारकोल वर्क का डिटेल वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो अगर हम इस लैंडस्केप की थंबनेल स्टडी करें तो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो किसी भी लैंडस्केप को हमें सिंप्लीफाई करके देखना होता है, जिसके लिए हम इसकी अलग अलग वैल्यू को 3 से 4 वैल्यू में सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई मतलब होता है कि एक एक एरिया को एक एक कलर देना, कि आसमान वाला एरिया को हमने लाइट कलर दे दिया, सामने वाला एक ग्रीन एरिया अलग हो गया। इसको हम ब्लैक एंड वाइट में देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो एक और लैंडस्केप को हम देखते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पिछले वाले के मुकाबले में। अगर कोई कॉमन पर्सन देखेगा तो उसे डिटेल लगेगा, बहुत ज़्यादा लाइट डार्क यहाँ पर दिखाई देगा। बट एज एन आर्टिस्ट हमें इसे सिंप्लीफाई फॉर्म में देखना होता है। अगर थंबनेल की स्केचिंग हम करेंगे तो सिर्फ 4 से 5 वैल्यू में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हम आसमान को एक वैल्यू दे रहे हैं, और आसमान थोड़ा लाइट है तो इतनी लाइटनेस जो हम आसमान में दे रहे हैं उसके मुकाबले हम किसी भी एरिया को वाइट नहीं देंगे। तो यहाँ पीछे में पहाड़ कुछ ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है जहाँ पर पहाड़ एरिया, बट मैंने उसे थोड़ा सा दूसरा शेड दिया है। और जो ट्रीज़ हैं उन्हें हम लाइट टू डार्क देंगे कि पीछे वाले ट्रीज़ थोड़े लाइट हैं और आगे वाले थोड़े डार्क हैं, जबकि पिक में यहाँ पर सारे ट्रीज़ का कलर एक ही था। लेकिन एज एन आर्टिस्ट हमें कुछ चीज़ों को चेंजेस भी करना होता है। यही एक्सपेरिमेंट हम थंबनेल स्टडी में भी करते हैं। तो हम डिजिटली इसको करके देख रहे हैं अभी, बाकी चीज़ों को हम सामने वाली चीज़ों को लाइट यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किसी भी लैंडस्केप को कैसे हमें सिंपल फॉर्म में देखना होता है, उसकी कॉम्प्लिकेसी को इग्नोर करते हुए। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर एक अप्रॉक्स 100 GSM के आसपास का पेपर लिया हुआ है मैंने। वहाँ पर थंबनेल छोटे छोटे बनाए हुए हैं जो कि अप्रॉक्स 18x4 cm के बॉक्सेस हैं। आप अब इससे बड़ा भी थोड़ा ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो, तो साइज़ उतना मैटर नहीं करता, बट ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने होते। यहाँ पर पेंसिल मैटर नहीं करती है ज़्यादा। एक हम लाइट पेंसिल ले सकते हैं, एक डार्क पेंसिल ले सकते हैं, या फिर एक पेंसिल को ही हम डिफरेंट तरीके से प्रेशर देके उससे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आउटलाइन दे रही हूँ जल्दी जल्दी, जहाँ जहाँ पर चीज़ें प्लेस होंगी सब चीज़ों को एक बार प्लेस कर दे रही हूँ। बाद में फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हर एरिया को एक एक उसकी वैल्यू दे देंगे। जैसे आसमान वाला एरिया यहाँ मुझे सबसे लाइट लग रहा है, तो उसको हम पेपर छोड़ देंगे, वहाँ पर कोई सी भी वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत वाइटेस्ट पार्ट है यहाँ का। और बाकी जो एरिया है, जो कि सामने वाला एरिया है, वो पानी वाले एरिया में भी कहीं कहीं पे वाइटनेस दिखाई दे रही है, बट वहाँ पर जो आसमान की वैल्यू है उस वैल्यू को हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। वो थोड़ी सी डल होगी आसमान के वाले एरिया के मुकाबले में। यहाँ पर हमें शेडिंग को एकदम देख देख के नहीं करना होता, क्योंकि हम यहाँ पर रियलिस्टिक ड्राइंग नहीं बना रहे हैं। सिर्फ ये स्टडी हम खुद के लिए कर रहे होते हैं, हमें किसी को इतना दिखाना भी नहीं होता कि बहुत अच्छे से बनाएं। बट वैल्यू के लेवल पे हमें गड़बड़ नहीं करनी होती कि वैल्यू हमारी सही होनी चाहिए कि कहाँ कितना डार्कनेस आएगा। तो इस फर्स्ट वाले बॉक्स में मैं कर रही हूँ स्टडी की यहाँ पर सामने के पेड़ थोड़े डार्क नज़र आ रहे हैं, और जो पीछे का पहाड़ है वो थोड़ा सा लाइट है, बट वो थोड़ा ग्रीन कलर का है। अगर मुझे बनाना होगा तो मैं उसे थोड़ा सा और लाइट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो थोड़ा सा और लाइट दिखाई दे, ताकि जो कि पूरी सीनरी है उसमें डेप्थ थोड़ा सा क्रिएट हो। यहाँ हम कॉपी वर्क भी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, कि हम एज इट इज़ उस लैंडस्केप के जैसा बनाएंगे। हमें यहाँ थोड़ी थोड़ी चेंजेस करनी है। जो मुझे चेंजेस करनी है वो मैं करके देख रही हूँ। ये सामने वाला एरिया जो है, जो कि पानी के पास का है, वो सबसे डार्केस्ट एरिया यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। और वो जो ट्री है, ट्री के अंदर में भी है, वो भी डार्केस्ट एरिया है, शेडो वाला एरिया।
तो जो डार्केस्ट एरिया है उसको हम पहले एक दे देंगे और उतना डार्क फिर हम किसी चीज़ को नहीं बनाएंगे। तो हमें लाइटेस्ट पार्ट और डार्केस्ट पार्ट इन दोनों को बचा के रखना होता है ताकि हम ये वाली चीज़ें कहीं पे यूज़ ना करें, तब फिर चीज़ें वैल्यू के लेवल पे सही से आती हैं। तो थंबनेल स्टडी ये किसी को शो करने के लिए नहीं होती हैं, ये खुद की स्टडी के लिए होती हैं कि हम रफली उस जो चीज़ को बना रहे हैं उस चीज़ को रफली कैसे ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें क्या क्या हमें चेंजेस लाने हैं, किस थंबनेल के साथ हम आगे जाएंगे। हम चाहे तो 2-3 थंबनेल को एक साथ भी मिक्स करके फिर एक बना सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें कैसे विजुअलाइज होंगी, विजुअली कैसे दिखेंगी, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो ये जो पीछे वाला एक पेड़ है वो भी थोड़ा डार्क है, तो उसे भी जैसे हम लाइट करते जाएंगे, आगे की चीज़ों को डार्क दिखाएंगे, पीछे की चीज़ों को थोड़ा सा लाइट कर देंगे रेफरेंस से भी अलग हट के, तो चीज़ें और डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि फ़ोटोग्राफ़र अगर जब फ़ोटो को क्लिक करते हैं तो वो थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा दिखाने के लिए उसमें उस तरह का कंट्रास्ट करके और सारी चीज़ों को बहुत एज इट इज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो डेप्थ मिसिंग हो जाता है। तो जब भी हमें लैंडस्केप बनाना होता है तो साइड बाय साइड हमें नेचर को भी स्टडी करते रहना होता है। हम रियल में नेचर में जाते हैं और सारी चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो नेचुरल में चीज़ें कैसे होती हैं वो हम समझते हैं और उसे अपने पेपर पे डेप्थ फील कराने के लिए हम अपने पेपर पे कैनवास पे यूज़ कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हम कॉम्पोजिशन के लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पीछे में ट्रीज़ दिए हुए हैं, तो हम चाहें तो हम आगे भी एक ट्री लगा सकते हैं यहाँ पर, ताकि थोड़ी सी हम डेप्थ और दे सकें और क्रिएट कर सकें। तो इस तरह से थंबनेल स्केचिंग करने का मोटिव यही होता है कि हम अपने जो हमने बेसिक फंडामेंटल्स सीखे हैं, जो हमारा नॉलेज है, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग हम अपने आर्ट वर्क में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आसमान को हल्का सा एक शेड दे रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा डलनेस दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आसमान को, जिससे थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा वैल्यू के लेवल पे और मुझे पता चलेगा कि ये कैसे दिखाई देगा अगर मैं बनाऊंगी तो। अदरवाइज़ हम जो चीज़ हमें पसंद आएगी, इतने सारे जब हम बना रहे हैं तो जब हम फाइनल पेंटिंग बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने में होंगी। जो अलग अलग तरह की स्टडीज़ हमने की है वो सब चीज़ यहाँ होगी, तो उसको बनाते वक्त हमें ये क्लियर रहेगा कि कैसा करने से क्या होगा, कैसा करने से क्या होगा। ये जब हम क्लियर हो जाता है हमें, तो फिर हम कंफ्यूज नहीं रहते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं आगे में भी एक ट्री बना रही हूँ, ताकि थोड़ा सा डिटेलिंग आगे में अगर होता है तो वो पीछे जब चीज़ें लाइट होती हुई जाती हैं तो और ज़्यादा थोड़ी सी डेप्थ नज़र आती है हमारे जो भी हम बना रहे हैं, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट, फिगरेटिव्स, कुछ भी बनाएं। तो थंबनेल स्टडी हर चीज़ की हो सकती है, खाली यहाँ पर लैंडस्केप की नहीं, किसी भी चीज़ की हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई ब्लेंडिंग टूल भी यूज़ नहीं करना, हम सिर्फ हैचिंग की हेल्प से वैल्यू को यहाँ पर जज कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर आएगी, कौन सी चीज़ें कितनी लाइट होंगी, कितनी डार्क होंगी। हम किसी भी लैंडस्केप को फ्लैट बनाने में और डेप्थ क्रिएट करने में वैल्यूज़ का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर वहाँ वैल्यूज़ सब सही हैं, सब अपने अपने जगह पे हैं, जहाँ लाइट की चीज़ें लाइट हैं, डार्क जहाँ पर होना चाहिए एज इट इज़ डार्क है, तो वो अलग सा फील देता है कि हम आगे से पीछे की ओर जा रहे हैं। बट अगर चीज़ें कलर के लेवल पे, वैल्यू के लेवल पे सारी चीज़ें गड़बड़ हैं तो आप वहाँ कुछ भी फील नहीं करा सकते। तो पहले कलर में करने से पहले हमें ग्रेफाइट में, ब्लैक एंड वाइट में, चारकोल में
ये सब चीज़ों में वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले हम ब्लैक एंड वाइट स्टडी करते हैं, उसके बाद ही हम कलर पे जाते हैं। तो देखना हमें कलर पिक ही है, उसको फील करना है ब्लैक एंड वाइट में, एंड फिर हम इसमें बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 4 थंबनेल बनाए हैं। इसके फर्स्ट वाले में मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, उसको सिर्फ वैल्यू के लेवल पे मैं देख रही थी कि अगर पीछे की चीज़ इसमें से थोड़ी लाइट होगी तो वो कैसी नज़र आएगी। ये जो सामने वाला हिस्सा है वो मेरा सबसे ब्लैक वाला पार्ट है, और ऊपर आसमान का एरिया यहाँ पर वाइट है, सबसे ज़्यादा लाइट वाला एरिया है। तो जो डार्क वाला एरिया है वो हम कहीं उतना डार्क और नहीं करेंगे, और जो लाइट वाला एरिया है उतना लाइट भी हम अपने लैंडस्केप में कहीं नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहला रूल होता है कि किसी भी लैंडस्केप को अप्रोच करने का। फिर सेकंड वाले में तो यहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट्स करना है, कोई एक्सट्रीम चेंजेस नहीं करने हैं। अगर हम एक्सट्रीम चेंजेस कर देते हैं तो फिर वो वैल्यू के लेवल पे सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो चीज़ों को बिल्कुल भी अलग से नहीं करना है, बट थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके हम जो चाहते हैं, हम जैसा दिखाना चाहते हैं, जैसा सामने वाले को फील करवाना चाहते हैं वो करते हैं। यहाँ मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी ऐड नहीं की है, बीच में जो ब्रिज है उसको मैंने नहीं बनाया है। सेकंड वाले में यहाँ मैंने एक जो ट्री है उसको सामने भी ऐड किया है। जो पीछे वाला ट्री है एक तो बहुत लाइट दिख रहा है, उसे हम सामने में बनाएंगे तो उसे बहुत डार्क बनाएंगे ताकि पास की चीज़ें डिटेल्ड लगें, तो ऑटोमेटिक जो पीछे चीज़ें होती हैं वो डार्क होती जाएं। इस थंबनेल स्केच में मैंने आगे वाले लैंड एरिया को भी एक ब्लैक वैल्यू देके मैं ये कोशिश कर रही थी कि सामने और कैसा दिखाई दे सकता है ये लैंडस्केप। तो इस तरह से डिफरेंट स्टडी को हमें करना होता है और बनाना होता है। यहाँ मैंने 5 बॉक्स क्रिएट किए थे, बट मुझे और ज़्यादा स्टडी करने का यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया, तो मैं उसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि हम 4 करें, 5 करें, 3 करें, हम एक में भी सारी चीज़ें करके देख सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, या फिर हम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें 4 करने हैं या 5 करने हैं। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं अपने लैंडस्केप को, और उसकी छोटी छोटी थंबनेल्स स्केच करके स्टडी करते हैं कि क्या चीज़ें किस लेवल पे हमें चीज़ों को चेंज करना है, किस लेवल पे हमें चीज़ों को बनाना है। हम जब फाइनल पेंटिंग बनाएंगे तो हमारी पेंटिंग कैसे दिखेगी उसको विजुअलाइज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सिर्फ देख नहीं रहे होंगे, आप मेरे साथ साथ कर भी रहे होंगे। चीज़ें कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बट जब हम माइंडफुली देखते हैं किसी चीज़ को, अगर हम कुछ चीज़ को सीख रहे हैं तो उसको हमें पूरा अच्छे से सीखना होता है। जैसे आप अगर एक बार देखोगे वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप पहले एक बार अच्छे से देखो उसको, फिर उसके बाद साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद आप नोट्स बना सकते हो। तो इस तरह से जब हम किसी वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार करके देखते हैं तब हमें चीज़ें समझ में आती हैं। हम सोचते हैं कि हम इसे 2x फास्ट कर देंगे और फटाफट सुन के उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को ले लेंगे, एक बार में समझ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसको पूरा टाइम अपना देना होता है। जब हम टाइम दे के सीखते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में थोड़ी सी घुसती हैं, जब घुसती हैं तो ही वो काम देती है, अदरवाइज़ आपने जो अभी तक स्टडी की वो भी आपकी वेस्ट हो जाती है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरह के और वीडियो भी आप अगर चाहते हैं कि मैं आगे बनाते रहूं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने थॉट्स दीजिएगा कि सिंप्लीफिकेशन को लेके और लैंडस्केप को लेके आपको कोई परेशानी है, कोई मुश्किलें आती हैं, वो सारी चीज़ों को आप कमेंट में लिखिएगा। तो क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा। तो आप मेरी कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोस भी पोस्ट होते हैं कि जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं।
बहुत सारी फ्री वर्कशॉप्स हैं। अगर सबकी अपडेट्स आप चाहते हैं तो मेरे नंबर पे आप अपना नाम लिख के सेंड कर दीजिए, ताकि ऑटोमेटिक आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ये स्टडी सिर्फ लैंडस्केप पे नहीं होती। मैंने पहले स्टिल लाइफ पे दिखाया आपको, फिर लैंडस्केप पे दिखाया है, तो इस स्टडी को हम और भी किसी दूसरे चीज़ पे कर सकते हैं। जैसे कि हम मास्टर वर्क्स कर रहे हैं, जैसे ग्रेट मास्टर्स की पेंटिंग्स होती हैं, उनको हम एनालाइज कर सकते हैं। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। उनके काम करने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, जो उन्होंने कई साल लगा के जो थॉट्स उन्होंने बनाए हैं, और जो कलर्स थीम वो यूज़ करते हैं, जो स्ट्रोक्स वो लगाते हैं, वो सारी चीज़ों को भी हम सीख सकते हैं। तो हम एक छोटा सा बॉक्स बना के, जो कि लैंडस्केप या वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसा भी बना सकते हैं, जैसा हमें हमारा बनाने का मोटिव है। फिर उसमें हम उस मास्टर वर्क को बना के देख सकते हैं कि चीज़ें कहाँ पर प्लेस हो रही हैं, क्योंकि जब आप छोटे एरिया पे बनाते हो, सेम चीज़ें हमें बड़े एरिया पे बनानी होती हैं। अब हम यहाँ पर फ्री हैंड बना रहे हैं, कोई ग्रिड पे नहीं बना रहे हैं। जब हम ग्रिड में बनाते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है कि बॉक्स के अकॉर्डिंग हमें बनाना है, बट जब हम फ्री हैंड बनाते हैं तो ये देखना भी ज़रूरी है कि कॉम्पोजिशन के लेवल पे सारी चीज़ें कहाँ आएंगी। जब छोटे रूप में हम वो चीज़ों को देख लेते हैं तो फिर बड़ी पेंटिंग में हमें पता रहता है कि इतना दूर यहाँ से ऐसा दिखाई देगा, इतना दूर यहाँ से ऐसा दिखाई देगा। ये सारी चीज़ें हम समझ जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक थंबनेल स्केचिंग कर रही हूँ, जो कि मास्टर आर्टिस्ट विलियम एडोल्फ बुगेरो उनकी पेंटिंग है। इसको मैं वैल्यू के लेवल पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं वहाँ पर वैल्यूज़ को समझना चाहती हूँ किस तरह से होगा। तो इस तरह से हम छोटे छोटे थंबनेल स्केचेस अपनी फाइनल पेंटिंग्स बनाने से पहले यूज़ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो से आपका थंबनेल स्केचिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नहीं भी हुआ है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप क्रिएटिंग।